जय हिंद। मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बिहार बोर्ड हिस्ट्री में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है दुनिया में अमीरी और गरीबी की खाई इतनी गहरी क्यों है? एक तरफ महल है तो एक तरफ झुग्गियां। इसी असमानता को खत्म करने के लिए दुनिया में दो बड़ी विचारधाराएं सामने आई, समाजवाद और साम्यवाद। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, आप कभी नहीं भुला पाएंगे। तो हमारे साथ बने रहें और जुड़े रहें। इकाई 2, समाजवाद एवं साम्यवाद। आज की क्लास में हम कवर करेंगे समाजवाद क्या है, समाजवाद की उत्पत्ति और यूटोपियन समाजवादी। समाजवाद देखेंगे पॉइंट क्या है। समाजवाद ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में मानव को एक नया आयाम दिया। समझेंगे, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में, किस काल में? आधुनिक काल में, ध्यान रहे, ना प्राचीन ना मध्य, आधुनिक काल में मानव को एक नया क्या दिया? आयाम दिया। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का लगातार शोषण अपने चरमोत्कर्ष पर था, यानी बहुत ही आगे था। मजदूरों पर काफी शोषण किया जा रहा था। कब? तो ध्यान रहे आपको, 19वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी? 19वीं शताब्दी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, उन्हें इस शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने तथा वर्ग विहीन समाज की स्थापना, यहाँ पे स्थापना होगा, करने में समाजवादी विचारधारा ने अग्रणी भूमिका अदा की। समाजवाद उत्पादन में मुख्यतः निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व या धन के समान वितरण पर जोर देता है। ध्यान देंगे, यानी कह रहा है निजी स्वामित्व की जगह किसका? तो सामूहिक स्वामित्व या धन के समान वितरण पर जोर देता है। ये समाजवाद किस पर जोर देता है? तो सामूहिक स्वामित्व या धन के समान वितरण पर जोर देता है। आगे देखेंगे, कह रहा है कि यह एक शोषण उन्मुक्त समाज की स्थापना करता है। ये स्थापना लिखा गया है, मतलब मैं लिख देता हूँ, आधा स था प न, स्थापना। बोले कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखेंगे, इसको मैं साइड कर देता हूँ। अरे तू कहाँ से लेट हो गया भाई, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए स्थापना। ठीक है, देखेंगे। अतः समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एक अधिकार हो। ऐसी व्यवस्था में उत्पादन निजी लाभ के लिए न होकर सारे समाज के लिए होता है। बात समझ में आया? पूछा जाएगा कि समाजवादी व्यवस्था क्या है, तो आप बोल सकते हैं समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एक अधिकार हो। बस यहाँ तक बोल सकते हैं। आगे लिखना चाहते लिख सकते हैं, ऐसी व्यवस्था में उत्पादन निजी लाभ के लिए न होकर सारे समाज के लिए होता है। यानी बात समझ में आया कि निजी लाभ के लिए न होकर के सारे समाज के लिए होता है, पूरे समाज के लिए होता है। बात समझ में आई? ये समाजवादी व्यवस्था का क्या है? परिभाषा है। ठीक है, देखेंगे आगे। सेकंड पॉइंट है समाजवाद की उत्पत्ति। समझेंगे ध्यान से। समाजवादी भावना का उदय मूलतः 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। किस क्रांति? तो आपका आंसर चाहिए औद्योगिक क्रांति। ओके, यहाँ पे औद्योगिक औ होगा, यहाँ पे औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट क्या है कि औद्योगिक क्रांति ने सभी देशों की आर्थिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन कर दिया था। यानी औद्योगिक क्रांति जो था देशों की आर्थिक व्यवस्था में अमूल्य परिवर्तन कर दिया था। देखेंगे, श्रमिकों को कोई अधिकार नहीं था और उनका क्रूर शोषण हो रहा था। बताइए सही बात है? जो मेहनत कर रहा है उसका कोई अधिकार ही नहीं है। अधिकार किसका है? मालिकों का है। बताइए, कह रहा है अगला पॉइंट, इस प्रकार औद्योगिक क्रांति से प्रभावित देशों में दो परस्पर विरोधी तथ्य एक साथ दिखाई पड़ रहे थे। कौन कौन से थे? प्रथम में पूंजीवादी व्यवस्था दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। मध्यम वर्ग आर्थिक दृष्टि से निरंतर समृद्धशाली होता जा रहा था। सेकंड क्या था? श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का तेजी से पतन हो रहा था। इस प्रकार उत्पादन की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक भूखे मारने का बाध्य था।
मजदूरों को अपने श्रम संगठन बनाने का भी अधिकार नहीं था। मतलब मजदूर जो है एकत्र नहीं हो सकते थे, मिलकर के आवाज नहीं उठा सकते थे। बताइए कितनी बुरी हालत थी। मजदूर वर्ग पूरी तरह पूंजीपतियों की दया पर जीवित था, मतलब जो वो कहेंगे वही होगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आर्थिक दृष्टि से समाज का विभाजन दो वर्गों में हो गया था। यानी आर्थिक दृष्टि से समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया था? दो वर्गों में। वो कौन कौन से थे? पहला पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग। ध्यान देंगे, जिस समय श्रमिक जगत आर्थिक दुर्दशा और सामाजिक पतन की स्थिति से गुजर रहा था, उसी समय श्रमिकों को कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रभक्तों, विचारकों और लेखकों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इन व्यक्तियों ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में एक नवीन विचारधारा का प्रतिपादन किया, जिसे समाजवाद के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि जिस समय श्रमिक जगत आर्थिक दुर्दशा और सामाजिक पतन की स्थिति से गुजर रहा था, उसी समय श्रमिकों को कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रभक्तों, विचारकों और लेखकों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इन व्यक्तियों ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में एक नवीन विचारधारा का प्रतिपादन किया, जिसे समाजवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पॉइंट है, इन विचारकों में सेंट साइमन, फॉरियर, लुई ब्लां, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स का नाम विशेष उल्लेखनीय है। आगे के पार्ट में जो है हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, जैसे रॉबर्ट ओवन, लुई ब्लां, कार्ल मार्क्स, एंगल, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। देखेंगे, इन महान विचारकों ने यूरोपीय देशों में प्रचलित आर्थिक व्यवस्था की कड़ी आलोचना की तथा औद्योगिक संगठन और पूंजीपतियों एवं श्रमिकों के पारस्परिक संबंधों के विषय में नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। बताइए, देखेंगे आगे, ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक समाजवाद का विभाजन दो चरणों में किया जाता है। यानी ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक समाज का विभाजन कितने चरणों में किया जाता है? तो आपका सही उत्तर होना चाहिए, दो चरणों में किया जाता है। ठीक है, मार्क्स से पूर्व का समाजवाद एवं मार्क्स के बाद का समाजवाद। पश्चात मतलब बाद, आप पूर्व मतलब क्या होता है? पहले, यानी मार्क्स के पहले का समाजवाद और उसके बाद का। देखेंगे, मार्क्सवादी विचारकों ने उन्हें क्रमशः यूटोपियन एवं वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया। यहां से प्रश्न बनता है कि मार्क्सवादी विचारों ने उन्हें किसका नाम दिया? तो यूटोपियन एवं वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया। देखेंगे आगे, यूटोपियन समाजवादियों की दृष्टि आदर्शवादी थी। कैसी थी? ध्यान रहे, आदर्शवादी थी तथा उनके कार्यक्रम की प्रकृति अव्यवहारिक थी। अधिकतर यूटोपियन विचारक फ्रांसीसी थे। कहने का मतलब है, जो अधिकतर यूटोपियन विचारक जो थे फ्रांसीसी थे। ठीक है, जो क्रांति के बदले शांतिपूर्ण परिवर्तन में विश्वास रखते थे, अर्थात वे वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय के हिमायती थे। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूटोपियन समाजवादियों की दृष्टि कैसी थी? तो आदर्शवादी थी तथा उनके कार्यक्रम की प्रकृति कैसी थी? तो अव्यवहारिक थी। बात समझ में आई कि नहीं आया? और पूछा जाएगा कि अधिकतर यूटोपियन विचारक कहाँ के थे? तो फ्रांसीसी थे। ठीक है ना? यूटोपियन समाजवादी, प्रथम यूटोपियन यानी स्वप्नदर्शी समाजवादी जिसने समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन था। कौन? ये देखिए, यही है सेंट साइमन साहब। उसका मानना था कि राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करे। समाज को निधन वर्ग के भौतिक एवं नैतिक उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। बताइए, पूछा जाएगा कि किसका मानना था कि राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले मिलजुल कर क्या करे? प्रकृति का दोहन करे। तो आपका सही उत्तर होना चाहिए क्या? सेंट साइमन साहब। ठीक है, उसने घोषित किया, प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार। यही आगे यही समाजवाद का मूलभूत नारा बन गया। यानी पूछा जाएगा कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार, ये नारा किसका है? कमेंट में बताइए आप फटाफट, क्योंकि अभी हमने बताया। देखेंगे आगे पॉइंट, एक अन्य महत्वपूर्ण यूटोपियन विचारक चार्ल्स फॉरियर, यही है चार्ल्स फॉरियर साहब।
वह आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी था तथा उसका मानना था कि श्रमिकों को छोटे नगर अथवा कस्बों में काम करना चाहिए। इनका मानना था कि श्रमिकों को जो है छोटे नगर अथवा कस्बों में काम करना चाहिए। बताइए, उसने किसानों के लिए एक फलांगस बनाए जाने की योजना रखी, परंतु यह योजना असफल हुई। पूछा जाएगा, इन्होंने जो योजना रखी, ये योजना क्या हुई, सफल हुई या असफल हुई? तो सही उत्तर होना चाहिए आपका असफल हुई। अगला पॉइंट है कि फ्रांसीसी यूटोपियन चिंतकों में एकमात्र व्यक्ति जिसने राजनीति में भी हिस्सा लिया कौन था? लुई बना था। उसके सुधार कार्यक्रम अधिक व्यवहारिक थे। उसका मानना था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। पूछा जाएगा, किसका मानना था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है? तो आपका सही उत्तर होना चाहिए लुई बला। फ्रांस से बाहर सबसे महत्वपूर्ण यूटोपियन चिंतक ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवन था। यानी रॉबर्ट ओवन क्या था? ब्रिटिश उद्योगपति था। ठीक है, देखेंगे आगे। उसने स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक स्थान पर एक फैक्ट्री की स्थापना की। पूछा जाएगा कि न्यू लुनार्क नामक स्थान पर फैक्ट्री की स्थापना किसने की? तो आपका सही उत्तर होना चाहिए रॉबर्ट ओवन। ठीक है, देखेंगे आगे। इस फैक्ट्री में उसने श्रमिकों को अच्छी वैतनिक सुविधाएं प्रदान की, मतलब अच्छा वेतन दिया, और फिर उसने ऐसा महसूस किया कि मुनाफा कम होने के बजाय और बढ़ गया था। अतः वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। यहां से भी एक प्रश्न बनेगा आपको, पूछा जाएगा कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है, यह किसका विचार था? तो रॉबर्ट ओवन का। ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, क्लास यहीं पे इन होता है। हमने आपके लिए प्ले लिस्ट बनाया हुआ है जिसमें चैप्टर 1 कंप्लीट है। वहीं यूरोप में राष्ट्रवाद, जैसे कि आप जानते हैं, आप उसका क्लास अवश्य कर ले, है ना। लिस्ट में पूरा वीडियो ऐड है, उसमें आपको उसमें ऑब्जेक्ट भी मिलेगा, वन लाइनर भी मिलेगा, सब्जेक्ट भी मिलेगा। मिलते हैं अगले क्लास में इसके पार्ट 2 के साथ। जय हिंद।